तो YouTube के इस विवाद तक चैनल पर आप देख रहे हैं कि 19 मई को RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन के तहत यह अनाउंस किया कि 2000 के नोट चूंकि मार्च 2017 से छपने बंद हो चुके हैं और सामान्यतः ट्रांजैक्शन में भी कम देखा जा रहा है, इसलिए 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से विड्रॉ करने का फैसला लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जिन धारकों के पास 2000 के नोट हैं उनको बैंक जाकर लो डिनोमिनेशन वैल्यू के नोटों से बदलने का गाइडलाइन भी इशू किया। तो जैसे ही RBI ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने की बात कही, वैसे ही कुछ न्यूज चैनल RBI के इस मूव को सही तो कुछ गलत करार देने में लग गए। वहीं कुछ माइक्रो ब्लॉगर इस पर चुटकियां लेने लग गए और जोक बनाने लग गए और कुछ ह्यूमरस लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर RBI के फैसले के अच्छे बुरे परिणामों का निचोड़ भी देने लगे। वहीं राजनेताओं के दूरदृष्टि का क्या कहना, सत्ता पक्ष के नेता इस मूव को काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताने लग गए तो विपक्ष में बैठे इसे डिमोनेटाइजेशन पार्ट 2 का नाम देने लगे। चलिए, किसने क्या कहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। उसके बाद हम डिमोनेटाइजेशन शब्द के उपयोग और प्रयोग यानी कब, कैसे, क्यों, कहां और किस लिए हुआ पर बात करेंगे। बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी का मीडिया में स्टेटमेंट आया कि यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसे बचा खुचा काला धन लोगों के पास है वो बाहर निकलेगा। अगर अमेरिका में $100 के नोट से काम चल सकता है तो भारत में 2000 रुपए की आवश्यकता क्या है। लाजमी है कि लोग ये सवाल पूछेंगे कि 2000 रुपए की आवश्यकता नहीं है तो फिर 2000 के नोट लाए ही क्यों गए थे। तो लगे हाथ इन्होंने इसका भी जवाब दे दिया कि नोटबंदी के दौरान सरकार ने तत्कालीन तौर पर लोगों को राहत देने के लिए 2000 रुपए के नोट को छापना शुरू किया था। इसे आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आम आदमी के पास में 2000 रुपए के नोट नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने कहा कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चलाने का कोई मतलब ही नहीं था। सरकार ने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया कि काले धन पर अंकुश लगे। हमें लगता है कि इससे बकवास फैसला हो ही नहीं सकता कि 1000 का नोट बैन कर दिया और 2000 का नोट चालू कर दिया। इसे सभी काले धन वाले आसानी से 2000 रुपए को रख सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश सरकार पर तंज कसते हुए बोले कि हमारे स्वयं विश्व गुरु की विशेषता है कि पहले करते हैं फिर सोचते हैं, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को तुगलकी फरमान के बाद इतनी धूमधाम से 2000 रुपए के नोट पेश किए और अब वापस ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता पवन खेड़ा ने RBI के फैसले के बाद ट्वीट करके कहा कि 8 नवंबर 2016 का भूत एक बार फिर देश को डराने आ गया है। नोटबंदी का बहुप्रचारित कदम इस देश के लिए एक बड़ी आपदा बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने 2000 के नए नोटों के फायदों पर देश को उपदेश दिया। आज जब नोटों की छपाई बंद है तो उन सभी वादों का क्या हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता और अर्थशास्त्री गौरव वल्लभ ने कहा कि देश पिछले 7 साल में इसका कोई फायदा भी नहीं ढूंढ पाया कि 2000 का नोट चालू क्यों किया गया था। उन्होंने कहा कि ये नोट बंद इसलिए हुआ क्योंकि कर्नाटक का नतीजा आया है और सरकार को खबरों में रहना है, इसलिए नोट बंद कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगतनी है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तमाम प्रदेशों में बीजेपी की सरकार तो इतना भ्रष्टाचार कैसे संभव है। RBI के फैसले पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि 2000 रुपए की नोट जारी करने वाली बीजेपी सरकार काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बहाने बंद करने जा रही है। क्या बीजेपी बताएगी कि केंद्र और तमाम प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है तो इतने कम समय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और काला धन संभव कैसे हुआ। इसे बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार कहें या करेंसी नीति की असफलता। आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने RBI के फैसले पर कहा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ PM का कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। खैर, अगर आम जनता की बात की जाए तो उसकी स्थिति किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि RBI के इस फैसले को काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखे या RBI के द्वारा काले धन इकट्ठा करने वालों के लिए बिना नाम पता पूछे दिए जाने वाले उपहार के रूप में देखे। भाई, मुझे तो एक कहावत याद आ रही है कि बैठा बनिया एक घड़े का अनाज दूसरे घड़े में डाले। चलिए आगे बात करते हैं कि RBI द्वारा लिए गए इस फैसले को देश के टॉप अर्थशास्त्री कैसे देखते हैं। JNU के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि RBI ने ये नहीं कहा कि उसने लीगल टेंडर विड्रॉ कर लिया है। इसमें 2000 के नोट 30 सितंबर तक बैंकों में वापस करने हैं। इस वजह से 2000 का नोट कोई अब लेगा नहीं। बेवजह बैंकों में 2000 को जमा करने का जहमत कौन उठाएगा। अगर देखा जाए तो 2000 का नोट आज से प्रचलन में खत्म हो गया है। अरुण कुमार ने कहा कि RBI के जितने दलील हैं नोट बैन के पीछे, इनमें से कोई भी सही नहीं है। सबके पीछे जो एक धारणा है कि बड़े बड़े नोट जब होंगे तो काले धन एकत्रित होता है, ये धारणा सही नहीं है। क्योंकि जब नोटबंदी हुआ तो 85% नोट विड्रॉ कर लिए गए,
लेकिन काली कमाई और काले धन में कोई असर नहीं हुआ। धारणा यह है कि ब्लैक का मतलब कैश होता है और कैश निकाल लेंगे तो ब्लैक खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि काली अर्थव्यवस्था के दो हिस्से होते हैं, एक तो काली कमाई होती है और काली कमाई से जो बचत होता है वो काला धन बन जाता है। इसलिए काली कमाई और काला धन में अंतर है। काला धन को तरह तरह से लोग रखते हैं, रियल एस्टेट में डालकर, गोल्ड खरीदकर, डिपॉजिट करके, विदेश ले जाकर। कैश काले धन का सिर्फ 1% होता है। 400 से 500 लाख करोड़ के काले धन अर्जित किया है तो उसमें से ज्यादा 3-4 लाख करोड़ एक ब्लैक कैश होगा। अरुण कुमार ने कहा कि अगर ये काला कैश आपने निकाल भी लिया तो इसे अंडर इनवर्जिंग, ओवर इनवर्जिंग नहीं रुकती है। काला धन काली कमाई के जरिए दोबारा बन जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि नोटबंदी से आतंक कम हो गया या काउंटर फिटिंग पर असर हुआ, ये सब भी गलत है। आरबीआई ने जो तर्क दिया कि 2000 की जरूरत नहीं है, कैश की जरूरत को सोशल और कल्चरल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होता है। अरुण कुमार का कहना है कि घर में रखे सारे कैश काले नहीं होते, वो प्रिकॉशनरी मोटिव भी होती है। इसलिए आरबीआई के फैसले को अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ओके, और बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने आरबीआई के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए आरबीआई से 4 हफ्ते में जवाब की मांग की। चूंकि डिमोनेटाइजेशन पर चर्चा 8 नवंबर 2016 से हमारे देश में खूब हुआ और सिर्फ चर्चा ही नहीं, इसका प्रैक्टिकल अनुभव भी साथ में लोगों ने किया, इसलिए विवाद तक यह समझता है कि डिमोनेटाइजेशन शब्द के उपयोग और प्रयोग कब, कैसे, कहां और किस लिए हुआ, इसकी जानकारी लोगों को जरूर होनी चाहिए। डिमोनेटाइजेशन, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है विमुद्रीकरण, यानी एक मुद्रा को उसकी मानक क्षमता से वंचित कर दिए जाने या धन की एक ऐसी इकाई जिसे किसी भी राष्ट्र द्वारा वर्तमान लीगल संचालन से एलिमिनेट कर दिए जाने को डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण कहते हैं। डिमोनेटाइजेशन शब्द का यूज पहली बार फ्रांस में 1850 से 1855 के बीच हुआ था। किसी भी राष्ट्र द्वारा डिमोनेटाइजेशन किए जाने के पीछे की सोच क्या है? तो ऐसी मान्यता है कि डिमोनेटाइजेशन को मुद्रा को स्थिर करने और मुद्रास्फीति से लड़ने, व्यापार और बाजारों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने और अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों को अधिक पारदर्शी बनाने, साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी गतिविधियों से लड़ने के उपकरण के रूप में लागू किया जाता है। लेकिन इनसिंसियर डिमोनेटाइजेशन होने पर अर्थव्यवस्था में अराजकता या गंभीर मंदी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आइए हम इतिहास के पन्नों को पलटें और विश्लेषण करें कि अतीत में इस तरह के अभ्यास का प्रयास करने वाले देशों के लिए चीजें कैसी रही। डिमोनेटाइजेशन के शुरुआती उदाहरणों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका था, जहां 1873 के सिक्का अधिनियम, जिसे क्राइम ऑफ 1873 भी कहा जाता है, उसके तहत सोने यानी गोल्ड स्टैंडर्ड के मानक को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने और चांदी के मानक यानी स्टैंडर्ड सिल्वर के डॉलर को हटाने का आदेश दिया गया। इससे पैसे की आपूर्ति में कमी आई और बाद में देश में 5 साल की आर्थिक मंदी आई। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो मौजूदा जानकारी के अनुसार 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड ने बड़े नोटों के विमुद्रीकरण का अध्यादेश पारित किया था। अगले दिन यानी कि 13 जनवरी 1946 को 500, 1000 और 10,000 के नोट चलन से बाहर हो गए थे। तब 100 रुपए के ऊपर के सभी नोट को बंद कर दिया गया था। तत्कालीन सरकार का तर्क था कि कई बड़े व्यापारियों ने बड़े नोटों के रूप में काला धन जमा कर लिया था और इनकम टैक्स नहीं भर रहे थे। 1946 में तो बड़े नोट बंद हुए, लेकिन 1954 में इन्हें फिर छापा गया। इस बार 10,000 रुपए के साथ 5,000 रुपए का भी नोट छपा। हालांकि 1978 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक बार फिर नोटबंदी का ऐलान किया गया। 16 जनवरी 1978 को 10,000, 5,000 और 1,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। इसके पीछे का कारण यह माना जाता है कि सरकार पिछली सरकारों के कुछ भ्रष्ट नेताओं को निशाने पर ले रही थी। इसके साथ ही कहा जाता है कि लोगों को किसी भी उच्च मूल्य वर्ग के नोटों यानी हाई डिनोमिनेशन वैल्यू के नोट को बदलने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था। चूंकि उच्च मुद्रा मूल्य वर्ग कुल मुद्रा भंडारण का एक बहुत छोटा प्रतिशत था, इसलिए मुद्रा आपूर्ति या आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। 1969 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में $100 के ऊपर के सभी निविदा को अमान्य घोषित कर दिया। यह कदम अत्यधिक सफल रहा और दावा किया जाता है कि यह अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के विकास की शुरुआत थी। डिमोनेटाइजेशन प्रक्रिया के तहत घाना में 1982 में कर चोरी को कम करने और एक्स्ट्रा लिक्विडिटी और काले धन को साफ करने के लिए 5 सेडी के नोट को बैन कर दिया गया था। कहा जाता है कि यह प्रयास काफी असफल रहा और जनता ने बैंकिंग प्रणाली में विश्वास खो दिया और मुद्रा के लिए एक नया काला बाजार खड़ा हो गया।
नोटबंदी का भारत से मिलता जुलता कदम वर्ष 1987 में पड़ोसी देश म्यांमार में भी उठाया गया था, जब वहां सत्तासीन सैन्य सरकार ने काला बाजार को काबू करने के उद्देश्य से देश में प्रचलित 80% मुद्रा को अमान्य घोषित कर दिया। इस कदम के प्रति गुस्सा काफी रहा और छात्र इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए तथा भारी विरोध का प्रदर्शन किया। देश भर में प्रदर्शनों का दौर काफी लंबे अरसे तक जारी रहा और आखिरकार अगले साल सरकार को हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। जायर में 1993 में मोबुतु सेसे सेको के सरकार द्वारा लगातार मुद्रा में सुधार किए गए। 1993 में अप्रचलित मुद्रा को सिस्टम से वापस लिया गया था। बढ़ते आर्थिक व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप 1997 में मोबुतु को बाहर कर दिया गया। 1996 में ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा सुविधाओं में सुधार और अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सभी कागज आधारित नोटों को वापस ले लिया। इसने उन्हें सामान्य मूल्य वर्ग के लंबे समय तक चलने वाले पॉलीमर आधारित नोटों से बदल दिया। यह कदम काफी सफल रहा। पॉलीमर आधारित नोटों के निर्माण के लिए शुरुआती लागत के बावजूद इसने ऑस्ट्रेलिया को व्यापार के अनुकूल देश बनाने में मदद की। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के 12 देश ने 2002 में यूरो को इंट्रोड्यूस किया और सफल रहे। डिमोनेटाइजेशन के हिस्ट्री से विवाद तक ने यह बताने का कोशिश किया कि कहां, कब और कैसे डिमोनेटाइजेशन प्रैक्टिस सफल और असफल रहा, यानी कि क्या प्रभाव रहा। इंडिया में आरबीआई द्वारा नोट बदलने का जो वर्तमान फैसला है, उसके तहत नोट बदली की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। चूंकि यहाँ की सोशल और जियोग्राफिकल कंडीशन और देशों की तुलना में काफी अलग है, इसलिए यह बता पाना कि आरबीआई का मूव सफल होगा या असफल बहुत ही जल्दबाजी होगी।